नमस्कार। प्रस्तुत है आपके सामने संस्कृत का जो पेपर है। जो हमारे हिंदी के जो पेपर होते हैं उसमें हमारा वैकल्पिक पेपर में हिंदी और इंग्लिश दोनों होता है। तो जो संस्कृत और अंग्रेजी दो होते हैं। तो जो परीक्षार्थी जो हैं वो संस्कृत भाषा को चुने हैं वैकल्पिक रूप में, तो उनके लिए ये जो है हमारा संस्कृत का वीडियो है। तो चलिए हम देखते हैं 2017 के संस्कृत के पेपर कैसे थे। तो उस आधार पे हम आपकी अगले की तैयारी शुरू करेंगे। तो परीक्षार्थी निम्नलिखित भाग के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दे यदि उन्हें भाषा 2 का विकल्प संस्कृत चुना हो। तो यहाँ पे भाषा संस्कृत का है, यहाँ से शुरू होता है। निम्नलिखित गद्यावतरण को ध्यान पूर्वक पढ़कर संख्या 61 से लेकर 63 तक का सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। यहाँ से प्रश्न संख्या 61 से लेकर 63 तक के प्रश्नों के उत्तर रहेंगे। परेषाणाम उपकरणमेव परोपकारः इति कथ्यते। परोपकरणम मानवा नामेकहम सात्विक सद्गुणम सुकृतम परोपकार सद्गुणेन मानवेषु सहयोगम भावना वर्धते। यदि वयः परेषा जनानाः उपकाराः करिष्यामः तर्हि परेपि अस्माकं हित विधास्यन्ति। परोपकरणेनैव अस्माकं कल्याणं भवितुं शक्यते। जन कल्याणाय सत्पुरुष मनसा वाचा कर्मणा च परोपकारता दृश्यते। सत्पुरुषाणां सम्पत्यं परजीवभ्यम् एव भवति। धर्मशास्त्रेण परोपकारस्य भव महत्त्वं विदसद्रूपेण वर्णितं। परोपकारी तु सः एव भवति अयस्वार्थ विहाय परेषा हित साधने रमते। अनेकानि उदाहरणानि तत् वर्तते। महर्षि दधीचि रन्तिदेवः या को न जानाति। प्रकृतिरपि परोपकारता दृश्यते। नद्य परार्थमेव जल वहन्ति। वृक्षा परहितातैव फलन्ति। गावः स्वदुग्धं वरेभ्यम् एव यच्छति। परोपकार रूपं सद्गुण तथैव उपार्जयेयुः। परोपकार भावनाय अस्माकं देशस्य च कल्याण भवतु शक्यते। अब इसमें जो हमारा ये गद्य है, अब इसी से हमारे जो है आगे के क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। तो हमारा पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। सत्पुरुषाणां संपत्तिं भवन्ति। ए स्वपुत्रेभ्यः, बी स्वमित्रेभ्यः, सी परजीवेभ्यः या डी स्ववंशेभ्यः। आंसर देखिए, इसका आंसर क्या है। सत्पुरुषाणां संपत्तिं परजीवेभ्यः भवति, अर्थात सत्पुरुषों का संपत्ति दूसरों के लिए होती है तथा दूसरों का किया गया उपकार परोपकार की श्रेणी में आता है। अतः परोपकार को पुराणों में भी व्यक्त किया गया। यथा यष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। तो हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा परजीववेभ्यम। क्वेश्चन नंबर 62। सदैव पद में संधि है। ए यण संधि, बी वृद्धि, सी गुण, डी अयादि। सदैव पद में वृद्धि संधि है, इसका विच्छेद होगा सदा प्लस एव। यहाँ पर वृद्धि रेची सूत्र से संधि का कार्य हुआ है। यहाँ पे वृद्धि रेची सूत्र से संधि का कार्य हुआ है। अगला क्वेश्चन है परोपकारस्य महत्वं विशद रूपेण वर्णितम्। ए भक्ति शास्त्रेषु, बी धर्म शास्त्रेषु, सी न्याय शास्त्रेषु या डी साख्य दर्शनेषु। आंसर है परोपकारस्य महत्वं विशद रूपेण धर्मशास्त्रेण वर्णितम्, अर्थात परोपकार का महत्व विशेष रूप से धर्मशास्त्रों में वर्णित है। परोपकार के विषय में व्यास जी ने कहा है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। त्वत् प्रत्यय की संज्ञा है। ए टी, बी निष्ठा, सी नदी या डी घी। त्वत्व वस्तुनिष्ठा। त्वत्व वस्तुनिष्ठा सूत्र के आधार पर त्वत् और त्वत् वस्तु प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है। अतः व्यक्त्वत् प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा होती है। त्वत् वतु में द्वंद्व समास है। इसका विग्रह त्वत् च
क्वत वचु च होगा, तो हमारा सही आंसर होगा निष्ठा। क्वत प्रत्यय में संज्ञा है निष्ठा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 65। लुट लकार का प्रयोग होता है ए अद्यतन भविष्यत में, बी सामान्य भविष्यत में, सी अद्यतन भूत में, या डी अद्यतनम भविष्यत में। अब आंसर यहां देखिए, यहाँ पे है लिट लकार का प्रयोग अद्यतन भविष्य काल में किया जाता है। सामान्य भविष्य लिट लकार होता है, जबकि अद्यतन भूत लिट लकार होता है। संस्कृत में लकारों की संख्या 10 है, तो सही आंसर होगा हमारा लिट लकार। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है? ए अ, बी ई, सी री, या डी ल। निम्न वर्णों में ल स्वर नहीं है, क्योंकि ल व्यंजन के अंतर्गत आता है, जबकि अ, ई, री स्वर के अंतर्गत परिगणित हैं। अगला क्वेश्चन है चक्रपाणी में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष समास, बी बहुब्रीहि समास, सी द्विगु समास, या डी द्वंद्व समास। चक्रपाणी में बहुब्रीहि समास है। इसका लौकिक विग्रह चक्रपाणी यस्व सह होता है। बहुब्रीहि समास प्रायः अन्य पद प्रधान होता है। चक्रपाणी का अर्थ है चक्र है जिसके अर्थात भगवान विष्णु। पाड़ी मतलब होता है हाथ, चक्र है जिसके हाथ में, तो यहाँ पे सही आंसर होगा हमारा बहुब्रीहि समास। अगला क्वेश्चन है द्रष्टव्य दृश्य धातु का कौन सा रूप है? ए प्रथम पुरुष बहुवचन, बी प्रथम पुरुष द्विवचन, सी मध्यम पुरुष एक वचन, या डी मध्यम पुरुष द्विवचन। अब यहाँ आंसर देखिए, दृक्षभ्य दृश्य धातु के लिट लकार का प्रथम पुरुष द्विवचन का है। इसके रूप इस प्रकार हैं, ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और प्रथम पुरुष है द्रक्षत, दृश्यता, द्रक्षन्ति। मध्यम पुरुष है दृश्यत, दृश्यता, दृश्यथ। और उत्तम पुरुष है दृश्याम, दृश्याव, दृश्याम। तो यहाँ हमारा सही आंसर होगा यहाँ पे बी प्रथम पुरुष। यहाँ पे सही आंसर है प्रथम पुरुष। यहाँ पे अगला है हमारा कर्म वाच्य में क्रिया किसके अनुसार होती है? ए कर्ता, बी कर्म, सी वचन, या डी लिंग। तो कर्म वाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है। कर्म वाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है, क्योंकि कर्तुवाच्य से कर्म वाच्य बनाने में कर्ता में तृतीया विभक्ति के प्रथमा विभक्ति तथा क्रिया कर्म के लिंग पुरुष एवं वचन के अनुसार होती है। कर्म वाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है, क्योंकि कर्तुवाच्य से कर्म वाच्य बनाने में कर्ता में तृतीया विभक्ति, कर्म में प्रथमा विभक्ति तथा क्रिया कर्म के लिंग पुरुष एवं वचन के अनुसार होती है। तो यहाँ पे क्या है, किसके अनुसार होती है? हमारा सही आंसर होगा कर्म के अनुसार। कर्म वाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है। अगला क्वेश्चन है सप्तचत्वारिशत कौन सी संख्या है? सप्तचत्वारिशत कौन सी संख्या है? ए 74, बी 47, सी 37, या डी 34। तो ये सप्तचत्वारिश शब्द जो है वह है 47। आंसर हमारा 47 होगा। अगला क्वेश्चन है संगात संजायते कामः में सूत्र प्रयुक्त हुआ है। ए भुवः प्रभवस्य, बी जनि कर्तुः प्रकृति, या सी आख्यातोपयोग, या डी पराजयशोठः। तो संज्ञात संजायतः कामः अर्थात संज्ञात संजाते कामः अर्थात काम भाव संगति से उत्पन्न होता है। इस वाक्य में
जनि कर्तु प्रकृति सूत्र से संगात में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। सही आंसर हमारा होगा जनि कर्तु। यहाँ पे जनि कर्तु प्रकृति से है, तो सही आंसर हमारा होगा बी। क्वेश्चन नंबर 72, पर्यधनम उदाहरण है। पर्य अध्ययनम उदाहरण है। ए द्वितीया तत्पुरुष समास तत्पुरुष का, बी चतुर्थी तत्पुरुष का, या सी कर्मधारय का, या डी प्रादि तत्पुरुष का। आंसर देखिए, पर्य अध्ययन प्रादि तत्पुरुष का उदाहरण, इसका विग्रह होगा परिग्लानो अध्ययनाय। प्रादि तत्पुरुष समास का ही एक भेद है, तो इसका परिग्लानो अध्ययनाय, तो सही आंसर होगा हमारा पर्य अध्ययन प्रादि तत्पुरुष समास। तो प्रादि तत्पुरुष समास हमारा यहाँ पे सही उदाहरण है। 73वां क्वेश्चन है, ज्ञा धातु लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। ए यज्ञे, बी यज्ञिरे, या सी यज्ञिषे, या जी यज्ञाहे। तो ज्ञा धातु लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप हो, यज्ञ होगा। इसके संपूर्ण रूप इस प्रकार हैं। ये हमारा पहला होगा। इसका संपूर्ण रूप इस प्रकार है, यज्ञ द्विवचन यज्ञाते और बहुवचन यज्ञिरे, मध्यम पुरुष यज्ञिषे, यज्ञाथे, यज्ञिध्वे, उत्तम पुरुष है यज्ञ, याज्ञिवहे और यज्ञिमहे। तो इसका वचन इस तरीके से रहेगा। अगला क्वेश्चन है, धूता पात्र है। धूता, यहाँ पे धूता है, पात्र है। मृच्छ कटिकम में, बी मुद्रा राक्षस में, सी मालविगाग्नि मित्रम में, या सी मालती माधवम में। तो धूता पात्र शूद्रक रचित मृगकर्षिता नामक नाटक से है। धूता सार्थवाहक चारुदत्त की विवाहिता पत्नी का नाम था। मृगकर्षिका 10 अंकों में विभक्त एवं प्रकरण ग्रंथ है। तो सही आंसर होगा हमारा ए मृक्षकटिकम। मृक्षकटिकम। अगला क्वेश्चन है, गंगा यमुना के संगम का वर्णन प्राप्त होता है। ए रघुवंशम में, बी कादम्बरी में, सी किरातार्जुनीयम में, या डी हर्षचरितम में। आंसर है गंगा यमुना के संगम का वर्णन रघुवंशम में प्राप्त होता है। रघुवंशम महाकाव्य महाकवि कालिदास विरचित 19 सर्गों का महाकाव्य है। इसमें 31 सूर्यवंशीय राजाओं का वर्णन प्राप्त होता है। इसी महाकाव्य के अंतर्गत गंगा यमुना के संगम का वर्णन है। तो सही आंसर हमारा यहाँ पे पूछ रहा है गंगा यमुना का संगम का वर्णन किसमें है, तो वह है रघुवंशम में। अगला है हमारा क्वेश्चन, भवयेच्छत्रयम् पादपासम में भवच्छे किसका विशेषण है। ये त्र्यंबकम का, बी त्र्यंबक पादम का, सी पार्श्व का, या बी पादकम का। भवयक्ष दृश्य का पादपासव में भवयक्षम पार्श्व का विशेषण है। यह श्लोक भाणभट्ट कादम्बरी का है। इसमें भगवान शंकर के पैर की धूलि की स्तुति का वर्णन है। तो सही आंसर होगा हमारा सी। यहाँ पे सही आंसर है हमारा पार्श्व। यमक अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 77, यमक अलंकार होता है। ए सार्थक वर्ण समूहों की पुनरावृत्ति,
बी अनर्थक वर्ण समूहों की पुनरावृत्ति, या सी एक सार्थक दूसरा अनर्थक वर्ण समूहों की पुनरावृत्ति, या डी उपयुक्त में से सभी प्रकार के वर्ण समूहों की पुनरावृत्ति। आंसर देखिए क्या है हमारा, वह शब्द पुनि पुनि परे रह अर्थ और ही और, सोतः यमक अलंकार है, भेद अनेका अनेकन ढौर। तो ये हमारे सही आंसर यहाँ पे क्या है, उपर्युक्त में से सभी हैं। एक सार्थक तथा दूसरा अनर्थक अथवा पहला अनर्थक और दूसरा सार्थक वर्ण समूह की पुनरावृत्ति यमक अलंकार कहलाता है। अतः यहाँ पर विकल्प डी सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इस स्पृष्ट प्रयत्न है, इस स्पृष्ट प्रयत्न है, ये स्पर्श व्यंजनों का, बी अंतस्थों का, बी उष्म वर्णों का, या डी स्वरों का। इस्थ स्पृष्ट प्रयत्न अंतस्थ वर्णों का होता है। अंतस्थ के अंतर्गत य व र ल वर्ण आते हैं, इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। कादयो मावासानम स्पर्शा होता, अतः सल उष्म कहे जाते हैं, तथा अचो को स्वरों की संज्ञा दी गई है। तो हमारा सही आंसर होगा यहाँ पे अंतस्थों का। अगला क्वेश्चन है, राजा विप्राय गा ददाती का वाच्य परिवर्तन होगा। ए राज्ञा विप्राय गा दीयते, सी राज्ञा विप्रेण गा दीयते, या सी राज्ञा विप्रेण गौ दीयते, या डी राज्ञा विप्राय गौ दीयते। आंसर है हमारा राजा विप्राय गा ददाती का वाच्य परिवर्तन राज्ञा विप्राय गौ दीयते होगा, क्योंकि कर्तुवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए कर्ता में तृतीया विभक्ति, कर्म में प्रथमा विभक्ति तथा क्रिया कर्म में लिंग वचन एवं लिंग पुरुष एवं वचन के अनुसार होती है। तो यहाँ पे राज्ञा विप्राय गौ दीयते सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80, गुरु शिष्य पठयति वाक्य का वाच्य परिवर्तन होगा। ए गुरुड़े शिष्य पाठ्यते, बी गुरुड़ा शिष्य पाठ्यते, सी गुरुड़ा शिष्य पाठ्यते, या डी गुरुड़ा शिष्य पाठयति। आंसर है गुरु शिष्य पाठयति वाक्य का वाच्य परिवर्तन गुरुड़ा शिष्य पाठ्यते होगा। कर्तुवाच्य में कर्मा के प्रथमा विभक्ति कर्म में द्वितीया विभक्ति तथा क्रियाकर्ता के अनुसार होती है, जबकि कर्मवाच्य से कर्मा में तृतीया कर्म में प्रथमा विभक्ति तथा क्रिया कर्म के अनुसार होती है। तो यहाँ पे गुरु शिष्य पाठयति वाक्य का वाच्य परिवर्तन होगा गुरुड़ा शिष्य पाठयते। सही आंसर होगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन है, वागार्थ विव संपृक्तो वाग्यार्थ प्राप्ति पक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। ए यमक अलंकार, बी अनुप्रास अलंकार, सी रूपक अलंकार, या डी उपमा अलंकार। तो वागार्थाविव संपृक्तो वागार्थ प्राप्ति प्रत्यय पंक्ति में प्रयुक्त उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार की परिभाषा इस प्रकार है, साधर्मम उपमा भेदे। अयः श्लोकांश महाकवि कालिदास प्रणीत रघुवंशम महाकाव्य का इसका प्रयोग मंगलाचरण के रूप में किया जाता है। तो सही आंसर हमारा है उपमा अलंकार। अगला क्वेश्चन है, बालक को लड्डू अच्छा लगता है, इस वाक्य में संस्कृत अनुवाद होगा। बालक को लड्डू अच्छा लगता है, इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद होगा। ए बालकः मोदकः रोचते, बी बालकस्य मोदकः रोचते, या सी बालकाय मोदकः रोचते, या डी बालकात मोदकः रोचते। तो यहाँ पे क्या दे रहा है आंसर, बालक को लड्डू अच्छा लगता है, इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद है बालकाय मोदकः रोचते।
होगा रुचनार्था प्रियमाणम सूत्र के अनुसार रुच धातु एवं इसके समान अर्थों वाले धातुओं के योग से प्रियमाण प्रसन्न होने वाली की संप्रदान संज्ञा होती है तथा चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग होता है। अतः रुच धातु के प्रयोग होने पर बालकाय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग बालकाय में किया गया है। तो सही आंसर होगा हमारा सी, बालकाय मोदका रोचते। अगला है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ महाभारत पर आश्रित नहीं है? ए बेड़ी संघारम, सी नैषधीय चरितम, सी स्वप्न बासव दत्ता, या डी शिशुपाल वधम। तो यहाँ पे क्या है, महाभारत पर आश्रित नहीं है, वह इसमें क्या है, भास रचित स्वप्न वासव दत्ता नाटक महाभारत पर आश्रित नहीं है, जबकि बेड़ी सांघारम, नैषधीय चरितम तथा शिशुपाल वधम महाभारत पर आश्रित ग्रंथ है। महाकवि माघ विचरित शिशुपाल वधम महाकाव्य में 20 सर्ग हैं तथा श्री हर्ष रचित नैषधीय चरितम में 22 सर्ग हैं। तो हमारा सही आंसर यहाँ पे होगा सी, स्वप्नवासव दत्ता। अगला है, अधोलिखित पदों में कौन सा पागृहा संग्रह संज्ञक है? ए हरि, बी विष्णु, सी गंगे, या डी उपयुक्त में से सभी। आंसर देखिए, ईदुदेत्तम द्विवचनम पगृहम अर्थात इकारांत, उकारांत तथा इकारांत नित्य द्विवचनांत शब्द पगृहम संज्ञम होते हैं, जैसे हरि, विष्णु, गंगे इत्यादि। अतः हरि, विष्णु तथा गंगे पगृहा संज्ञक हैं। तो यहाँ पे सही आंसर होगा उपयुक्त में से सभी। यहाँ पे सही, सभी आंसर सही हैं। क्वेश्चन नंबर 85, समस्त पद रूपवर्धाय का विग्रह होगा। ए रूपवती च भार्या च, बी रूपवती भार्या अस्य सह, सी रूपवती भार्या अस्या सा, या डी रूपवती भार्या अस्या सह। आंसर है रूपवर्धाय में बहुब्रीहि समास है, इसका लौकिक विग्रह होगा रूपवती भार्या अस्य सह, अर्थात सुंदर स्त्री वाला कोई पुरुष तथा अलौकिक विग्रह, अलौकिक रूपवद सुभार्या सु होगा। तो सही आंसर यहाँ पे होगा बी, रूपवती भार्या अस्या सह। रूपवती भार्या अस्या सह जो है हमारा यहाँ पे सही विग्रह होगा। अगला क्वेश्चन है, हन धातु लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। ए हंती, बी हंती, सी हंसी, या डी हन्मी। तो हन धातु लिट लकार प्रथमा पुरुष बहुवचन का रूप ध्वंती होगा। इसके संपूर्ण रूप इस प्रकार हैं। ये है हंती, हंतः, हंती, हंसी ही, हथः, हथः, हन्मी, हन्वा, हन्वः। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा है हंती। अगला क्वेश्चन है, अच्छी प्लस उहीनी में कौन सी संधि होगी? ए दीर्घ संधि, बी गुण संधि, सी वृद्धि संधि, या डी पर रूप संधि। अक्षा दुहिन्याम उपसंख्यानाम वर्तिका के आधार पर यदि अक्ष शब्द के बाद उहिनी शब्द आवे तो पूर्व पद एवं पर के स्थान पर वृद्धि एकान देशा हो जाए, जैसे यक्ष उहिनी, यक्षोहिणी। अतः ऊह अक्ष प्लस उहिनी में वृद्धि संधि है। यहाँ पे सही आंसर होगा हमारा वृद्धि संधि। अगला क्वेश्चन है, कौन से स्वर ह्रस्व नहीं होते हैं? ए ई उ ली, या बी री री, या सी ए ओ ए औ, या डी अंग अह। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा स्वर ह्रस्व नहीं है। आंसर देखते हैं क्या है इसमें। यहाँ देखिए आंसर, निम्न में से ए ओ ए औ स्वर ह्रस्व नहीं है, क्योंकि इनका ह्रस्व होता ही नहीं। जैसे अ ई उ री ए तो साम अष्टादश भेदा
लवणस्य द्वादश भेदा तस्य दीर्घा भावत यचामचि द्वादश भेदा तेषा ह्रस्वाभावात्। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा सी। सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, लभ धातु लोट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन रूप है। ए लभामि, बी लभानि, सी लभे या डी लभताम। आंसर देखिए, लभ धातु लोट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन रूप लभे है। इसके रूप इस प्रकार हैं। इसका रूप देखते हैं क्या है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लभताम, लभेताम, लभताम। सी लभस्व, लभे लभे धाम थाम, लभध्व, लभे लभाए, लभे लभामहे। यहाँ पे तो सही आंसर यहाँ पे है हमारा लभे। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्यार्थियों में किस विधि के द्वारा सर्वाधिक रुचि जागृत होती है। ए पुस्तकों द्वारा, बी श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा, या सी कक्षा के वातावरण द्वारा, या डी फिल्मों के द्वारा। तो आंसर देखिए क्या है, शिक्षार्थियों में श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा सर्वाधिक रुचि जागृत होती है, क्योंकि श्रव्य सामग्री से सुनकर एवं दृश्य सामग्री से सुन एवं देखकर छात्रों में भावनाओं का विकास होता है, जिसके अनुरूप वे कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बी होगा कि शिक्षार्थियों में श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा सर्वाधिक रुचि जागृत होती है, क्योंकि श्रव्य सामग्री से सुनकर और दृश्य सामग्री से सुनकर और देखकर छात्रों में भावनाओं का विकास होता है, जिसके अनुरूप वे अपना कार्य करते हैं। तो हमारा आज का जो 2017 का जो क्वेश्चन आंसर है यहाँ पे संस्कृत का, वो समाप्त हुआ। और आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो आप हमारे वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा। आपको अगर कहीं जो समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट करके फिर से हमको बता सकते हैं, ताकि हम फिर से आपको बता सकते हैं, समझा सकें अच्छे से विस्तार पूर्वक। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।